धीरे धीरे जब पेंट करना शुरू किया तो बहुत ही बुरी पेंटिंग होती थी, पर इतराती थी मैं बहुत कि अरे कितना सुंदर पेंट कर रही हूँ। तो मुझे बोल रहा है कि कलर तो बहुत अच्छा है लेकिन ट्यूब से नहीं निकल रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं, शादी के बाद आप बंद तो नहीं कर देंगे बिजनेस। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि इतनी मेहनत से अगर मैंने कुछ खड़ा किया है, जस्ट बिकॉज शादी हो जाएगी तो बिजनेस बंद थोड़ी हो जाएगा। जिसको आपका प्रोडक्ट की जरूरत है वो आंख बंद करके लेगा ही आपका प्रोडक्ट। हेलो, नमस्कार। वेलकम टू द आर्ट कनेक्ट स्टूडियो प्रेजेंट्स द आर्टिस्ट टेबल। आज हमारे साथ में एक ऐसी गेस्ट आमंत्रित है, मेरे स्टूडियो पे आई है जो इंजीनियर है। इंजीनियर से शी हैज मूव्ड ऑन टू बिकम एन आर्टिस्ट एंड फ्रॉम आर्टिस्ट शी इज बिकम एन एंटरप्रेन्योर, starting her own color brand, a manufacturing unit for watercolors and artist grade watercolors, and a very dynamic lady, बहुत हंसमुख है। बहुत मजा आएगा उनसे बात करते हुए। सो लेट मी वेलकम अपेक्षा। नमस्कार अपेक्षा, नमस्कार। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आप एक इंजीनियर हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो आप अपने इंजीनियरिंग से आर्टिस्ट तक की जर्नी थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं। एक्चुअली आर्ट की तरफ शुरू से मेरा रुझाव तो था ही। बचपन से मतलब हमारा जब भी समर वेकेशन होता था तो मम्मी हमें क्लासेस में डाल देती थी। कुछ भी घर पे, हमारा जब से घर बना है तब से मम्मी ने सोचा था कि पेंटिंग खरीद के मैं कभी नहीं लगाऊंगी, जो बच्चे बनाएंगे मैं वही यूज करूंगी। तो हमारे घर पे बड़े बड़े अर्थन पॉट्स आते थे, उस पे हम लोग एमसीएल से डिजाइन बनाना और ऑयल पेंट करना। तो ये हम दोनों, मेरी बहन भी है, एल्डर सिस्टर है, तो हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक एवरी समर वेकेशन हम कोशिश करते थे कि हम कुछ करें। तो थोड़ा बहुत तो पेंटिंग का इंटरेस्ट तो था ही, पर जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई और पढ़ाई में अच्छी भी थी, तो फिर उसके बाद ये सब छूटता गया। सिंगिंग में भी इंटरेस्ट था, वो भी छूटता गया। फिर पैंडेमिक में क्या हुआ कि एक ब्रेक मिला, जो मतलब ना काम था ना कुछ था। बीच में मैंने जुम्बा इंस्ट्रक्टर की भी ट्रेनिंग ली थी। तो मेरी एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर फ्रेंड थी, उसने एक क्लास डाला, डूडल वर्कशॉप डाला था उसने। तो मुझे लगा कि चलो 10 days का है एंड इट वाज वेरी रीजनेबल, चलो डूडल वर्कशॉप करते हैं, कुछ ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, कुछ मजा आएगा। उन्होंने तो बेसिकली डूडलिंग स्केचिंग ही कराई थी। लास्ट में शी इंट्रोड्यूस की नहीं, आप वाटर कलर्स भी यूज कर सकते हो। तो वाटर कलर्स बचपन से मैंने यूज नहीं किया था, हम लोग मेनली पोस्टर कलर्स यूज करते थे। वाटर कलर्स एज सच मैंने कभी खरीदे नहीं थे, तो कैसे वर्क करते हैं मुझे पता भी नहीं था। तो धीरे धीरे वाटर कलर्स के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया उनके क्लास के बाद। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। अब वो वाटर कलर सेट्स बहुत एक्सपेंसिव भी होते थे, तो धीरे धीरे मैं अपने सिस्टर को या जीजा जी को बोलती थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे ये गिफ्ट दे दो घर पे। बोला कि कोई एक सेट है, ये गिफ्ट कर दो, ये वाला ब्रश मुझे गिफ्ट कर दो। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि ये वाला पेपर अच्छा होता है, तो मुझे एक्सप्लोर करना था। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग दीज थिंग्स। धीरे धीरे जब पेंट करना शुरू किया तो बहुत ही बुरी पेंटिंग होती थी, पर इतराती थी मैं बहुत कि अरे कितना सुंदर पेंट कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे क्लासेस अटेंड करना, लोगों से मिलना, टीचर्स, सब ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से आती हूँ जहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ही होती है। तो इतने आर्ट टीचर्स और इतना कुछ अवेलेबल होता नहीं है। तो जितना मेरे से इंटरनेट पे मिला मुझे, वो सर्च करके लोगों से सीख के फिर सीखना शुरू किया। तो ऐसे मैं आर्टिस्ट की तरफ मेरा रुझाव पड़ा। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरी भी जर्नी पैंडेमिक से शुरू हुई है। मैंने सारे मीडियम्स ट्राई किए, फिर आई स्टार्टेड लविंग डूइंग इन एक्रिलिक्स एंड ऑयल। लेकिन कभी भी ये दिमाग में नहीं आया, मतलब आर्ट को आगे सीखने का दिमाग आया, पर कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं एक वाटर कलर या एक्रिलिक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूं। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका कि आर्टिस्ट से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए, अचानक ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली जैसे वाटर कलर्स अगर आप मार्केट में देखें ना,
तो बहुत सारे बाहर के ब्रांड्स बहुत आते हैं, इम्पोर्टेड ब्रांड्स बहुत चलते हैं इंडिया में। या तो एक आधा कोई होगा जो इंडियन ब्रांड चलता होगा, एंड 90% या अगर इंडियन ब्रांड होगा भी तो वो खुद का प्रोडक्ट बनाते नहीं है। एंड इम्पोर्टेड ब्रांड्स बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि वही मैंने कहा, मेरी सिस्टर को मैंने मांगना पड़ा था कि भाई तुम मुझे लेके दो, बिकॉज वो इतना एक्सपेंसिव होता है, ब्रशेस भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि इतना एक्सपेंसिव है क्यों, और मार्केटिंग वाले जस्टिफाई भी करते हैं उस चीज़ को कि भाई हाई पिगमेंट क्वालिटी है और ये सब डिफरेंस है। तो फिर एक्चुअली पहले मैंने परचेज करना ही स्टार्ट किया कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो लोगों को सुनती थी, जैसे मैं ऑनलाइन आर्टिस्ट्स को फॉलो करती थी तो उनका फीडबैक भी मैं लेती थी, उनको किसी पर्टिकुलर ब्रांड में क्या शेड में क्या फर्क पड़ता है, जस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से नहीं, एक आर्टिस्ट के हिसाब से क्यूरियोसिटी थी कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि ये कलर अच्छा क्यों है और वो कलर अच्छा क्यों नहीं है। वो उस चक्कर में आई यूज टू बाय डिफरेंट ब्रांड्स। तो 5-6 ब्रांड अलग अलग ले लिए, कोई कलर उसमें ले लिया, कोई कलर जो मेरी पेंटिंग में भी काम आ रहा है, और धीरे धीरे मुझे डिफरेंस भी समझ आ रहा था। तो इंजीनियर ऐसे नाम के तो हैं बट थोड़ा एक क्यूरियोसिटी वाला आता ही है दिमाग में कि क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ. तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, इसमें अपॉर्चुनिटी तो है कि हम कुछ तो बना सकते हैं इसमें से, या कुछ तो मतलब एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं इस चीज का। और एक्चुअली बेसिकली मैंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू से देखा है, बचपन से। मेरे फादर की कॉस्मेटिक की फैक्ट्री है, तो कलर कॉस्मेटिक्स है वो, तो काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक वो बनाते ही थे। तो पिगमेंट्स तो हमारे पास होते थे। फिर मुझे ये भी लगा कि पिगमेंट सेम काम आ सकते हैं कि नहीं, तो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बढ़ती रही। फिर मैं पढ़ती थी कि इसमें क्या है, क्या यूज होता है, और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तो देखा हुआ था बचपन से। तो एक क्यूरियोसिटी ये हुई कि भाई इसमें क्या डला है, कैसे बन सकता है। धीरे धीरे स्टार्ट किया, वो जो पिगमेंट्स अवेलेबल थे फैक्ट्री पे वही स्टार्ट किए, उनकी ही लैब से स्टार्ट किया। और मेरे फादर थोड़े से धीरे धीरे रिटायर ही होना चाह रहे थे, वो और नहीं बढ़ाना चाह रहे थे अपना बिजनेस। और मैंने भी देखा कि कलर कॉस्मेटिक्स का इतना स्कोप अभी नहीं है, क्योंकि बहुत ब्रांड्स बहुत हैं, कंपटीशन बहुत है। जब कंपटीशन बहुत होता है ना, तो और सस्ता दे सकते हो कि नहीं, और हाँ, ये क्वालिटी दे सकते हो, ये वैरायटी दे सकते हो कि नहीं, ये सब बहुत क्वेश्चन आता है। तो मुझे उसमें नहीं पढ़ना था, और पापा को इतना इंटरेस्ट था नहीं उसको बढ़ाने में। तो फिर मैंने अपने एक दिन पेरेंट्स को ऐसे पूछा कि मुझे ये मार्केट में स्कोप दिखता है तो मैं ट्राई करूं। तो हर वैसे तो मैंने बहुत सारे करियर ऑप्शंस पूछे हुए थे पहले, पर इसके लिए पता नहीं कैसे पेरेंट्स ने हाँ बोल दिया कि चलो आप ट्राई तो करो। फिर धीरे धीरे रिसर्च करना स्टार्ट किया, 1-1.5 महीना तो क्या लग सकता है, क्या नहीं लग सकता है। सरप्राइजिंगली जो मुझे चाहिए होता था वो मेरे फादर के कॉन्टैक्ट्स में मिल भी जाता था। ऑब्वियसली वो एक बैकग्राउंड ऑलरेडी था आपके, एक प्लेटफॉर्म था आपके पास में। हाँ. जो कि मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी कि ये अगर मुझे कोई तरह का पिगमेंट चाहिए, अगर मुझे कोई तरह का केमिकल चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ती थी। 4 ऑप्शंस होते थे, फिर पापा को पूछती थी कि कैसे मतलब हम कर सकते हैं। तो वो बहुत हेल्प किया एक्चुअली। और फिर धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया, ट्राई करना स्टार्ट किया। फिर खुद ऑब्जर्व करती थी दूसरे ब्रांड्स कैसे काम कर रहे हैं, मेरा ब्रांड मैंने जो बनाया उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर मुझे याद है एक आर्टिस्ट से मैं ट्यूशंस भी लेती थी। किसी का कोर्स कर लिया जस्ट बिकॉज मतलब आर्ट भी सीखना हो जाता था, और वो कलर्स यूज कैसे करता है आर्टिस्ट वो भी देखना हो जाता था। सही है. तो मैंने एक झारखंड से आर्टिस्ट है, उनसे सीखना स्टार्ट किया। तो मैंने उनको एक कलर भेजा था, मुझे अच्छे से याद है। वो कलर ना ट्यूब भी मुझे पहले कोई देता नहीं था, क्योंकि कम क्वांटिटी में कोई भी सप्लायर कम क्वांटिटी में काम करना चाहता नहीं था। तो जैसे जैसे ट्यूब मिली थी, सैंपल की 5-6 मिली थी, उसमें मैंने कलर डाल के उसको भेजा। उसके पास पहुंचा, वो मुझे बोल रहा है कि कलर तो बहुत अच्छा है लेकिन ट्यूब से नहीं निकल रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ट्यूब से कलर नहीं निकल रहा है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बना है। वो कंटिन्यूस 1-1.5 साल की मेरी लंबी जर्नी रही है। तो राइट फ्रॉम रिसोर्सिंग थिंग्स, राइट फ्रॉम ब्रांडिंग, सब कुछ करने में 1-1.5 साल मुझे लगा है।
पर इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी कि मतलब आप सोचो कि क्या हो सकता है और उस पर आप दिन रात लगा के काम कर रहे हो और आपके दिमाग में वही चलता है फिर वो एक लेकिन एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है वो। तो आपकी इस जर्नी के बारे में तो हम आगे जानेंगे, लेकिन उसके बीच में आपको बेसिकली कट कर रहा हूँ कि मैं उस पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने बताया आपके फादर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप इंजीनियर हैं, अ, वो भी पिगमेंट्स का ही काम है, कलर का ही काम है। तो एक सेट बिजनेस है, काफ़ी सालों से डैड ने वो बिजनेस किया। आई अंडरस्टैंड एवरी बिजनेस हैज़ कंपटीशन और बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट तो बंद नहीं हो रहे। तो आपके पास में एक सेट प्लेटफॉर्म था, आपके पास में सारी चीज़ें थी और उसी बिजनेस को अगर आप आगे बढ़ाते तो जितनी मेहनत आप यहाँ पे कर रहे हैं उस उतनी मेहनत अगर यहाँ पे आपके डैड के बिजनेस में डालते तो सक्सेस रेशियो ज़्यादा होता, मैं ऐसा मानता हूँ। तो फिर आपने ये हार्ड वे क्यों चुना, टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट? हम दो सिस्टर्स हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम बिजनेस ज्वाइन करेंगे, वो एक दिमाग में कभी आया ही नहीं। उसने भी आईटी में पढ़ाई करी है, मैं भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर हूँ। ये सोच के लिया था कि ये तो ऐसी फील्ड है कि कहीं भी जॉब तो लगी जाएगी। कि बेसिकली क्या होता है लड़कियों के लिए कि शादी करके कहीं जाओगे तो यू विल बी एबल टू एडजस्ट एनीवेयर यू गो। तो उस हिसाब से ही था। फिर पढ़ाई में तो अच्छी थी और मेरा प्लेसमेंट भी फर्स्ट हुआ था पूरे बैच में से। प्लेसमेंट भी हो गया, जॉब भी शुरू किया। बट जॉब में मुझे इतना मज़ा नहीं आता था। तो मैं रही हूँ 2 ढाई साल पुणे में रही हूँ, पर इतना मतलब मैं ऐसा होता था कि वो कॉलेज जैसा ही चल रहा है, वो मेरे दोस्त बन गए हैं, कलीग्स बन गए हैं, बट काम की तरफ मुझे कोई इतना इंस्पिरेशन जैसा कि मैं आई वुड लुक फॉरवर्ड टू द वर्क आई हैव टू डू, वो नहीं आता था मेरे अंदर। 2 ढाई साल हुआ उसके बाद आई वॉन्टेड टू गिव अप। मैं कहा मुझे नहीं करना ये और मुझे घर से दूर भी नहीं रहना। तो वो तो मैं छोड़ के घर आ गई थी। फिर आफ्टर दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू। जुम्बा इंस्ट्रक्टर थी तो घर पे क्लासेस जुम्बा कर ले लेती थी। फिर वो क्या दिन में 1 या 2 घंटा हो गया, उसके बाद आप क्या करो, वो छोटी जगह है तो छोटी जगह में टाइम पास होता नहीं है, आप हाँ, 2 बैच से हाँ। ज्यादा आप ले भी नहीं पाओगे। तो इसलिए करियर ऑप्शन फिर उसके बाद मैंने सोचना ही छोड़ दिया था कि मैं क्या करूंगी वो पता नहीं। फिर फादर की फैक्ट्री चल तो रही थी पर ज्वाइन करने का कभी इतना इंटरेस्ट जैसे नहीं था बिजनेस में। बट मैं फ्री थी तो मैं जा जाके बैठने लगी और तो थोड़ा बहुत तो देखना आपने क्या हो रहा है दिन में, अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया, हाँ, वो प्रॉब्लम आ हाँ। गया, तो वो सब देखना शुरू किया। और लेकिन मुझे पता था इसमें स्कोप है नहीं। और फिर उसके बाद इतना मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अच्छा जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे, तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक मेंटली वो रहता था कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गई, कुछ तो मुझे अपना भी करना है। इसमें स्कोप दिखा, वाटर कलर्स अगर इंडिया में नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली बड़ा मार्केट है, नीश है मार्केट, लेकिन स्टिल मेरे पास स्कोप काफी है। राइट। और यहाँ पे मैं अपना नाम बना सकती हूँ। ये मेरी इंटरेस्ट का भी फील्ड है। अभी जैसे आप कॉस्मेटिक्स में मुझे पूछेंगे तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है अभी कि वो कैसे यूज होता है, फाउंडेशन कैसे यूज करते हैं, वो बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट ये मैंने इतना सीखा और इतना मेरे अंदर अपने आप ही क्यूरियोसिटी आती रही, तो मुझे पता था कि वो प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं बनाती गई मुझे इंटरेस्ट इसीलिए भी आता रहा कि भाई मैं यूज करके भी देख पा रही हूँ कि वो सही है कि नहीं प्रोडक्ट। हाँ, हाँ। फिर 3 4 और आर्टिस्ट को भेजा, तो उन्होंने भी फीडबैक अच्छा देना शुरू किया कि नहीं अच्छे हैं कलर, आप इस पे काम करो, नहीं ये वाला शेड बहुत अच्छा है। अच्छा फीडबैक लेना शुरू किया कि नहीं ये ठीक नहीं है। पर वो अपने आप ही होता चला गया, वो कुछ मेंट टू बी होता है ना। तो इतने मेरे चीजें नहीं चली हैं, जॉब मन नहीं लगा, जुम्बा में थोड़ा टाइम बाद मन नहीं लगा। तो लेकिन ये एक ऐसा पार्ट था कि ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्टीज आई 1 डेढ़ साल में मुझे, लेकिन बस वो चीजें होती चली गई। मुझे पहले 10 लोग ना बोलते थे किसी चीज के लिए, पर कोई ना कोई तो हाँ बोल ही देता था। तो ऐसे कर करके 1 डेढ़ साल में आई कुड क्रिएट व्हाट आई कुड। ऐसा अब यू आर डेस्टिन्ड टू, हाँ कह सकते हैं, कह सकते बिकॉज हैं इट ऐसा इज कि बट इट इज वेरी अनकॉमन, ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक
घर पे बैठा है या कोई फैक्ट्री जा रहा है और वो अचानक से बंदा पेंटिंग करना शुरू करे, हाँ और मैं वो अचानक से ही उसके दिमाग में आए कि वो कलर बनाए और वो बन भी जाए, मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है, बट इट वाज मेंट टू बी, सब होता चला गया, इट वाज माय पाथ, आई आई बिलीव। तो इट इज योर पाथ, नॉट हाँ व्हाट वाज नॉट योर पाथ, इट इज योर मतलब इट पाथ, वाज मेंट टू बी, meant to be your इट वाज path. मेंट टू Yes, बी। yes, yes, yes. जब आपको ये समझ में आ गया कि ये this is meant to be your path, so let's talk about the initial hurdles which you might have faced, या जो जो कुछ initially rejections आए होंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम कुछ करने जा रहे हैं और वो चीज़ सही जगह पे बैठती नहीं है। तो टेल अस समथिंग अबाउट वो जो नेगेटिविटी आ रही होगी, या वो जो फेलियर्स आए थे, या वो हर्डल्स आए थे, इसके बारे में कुछ बताएं। तो ब्रांड मैंने लॉन्च किया था मार्च के करीब, मार्च 2022 के करीब, और ब्रांड मैंने लॉन्च भी अपने वेबसाइट बना के ही किया था, बिकॉज मैं इनिशियली इतना श्योर तब भी नहीं, बन गया था प्रोडक्ट, और आई स्टार्टेड विद अराउंड 34 कलर्स, जो कि सिंगल पिगमेंट कलर्स थे, क्योंकि आर्टिस्ट को अपना कलर मिक्स करना खुद पसंद है, तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं एटलीस्ट सिंगल पिगमेंट कलर्स पहले लॉन्च कर देती हूँ, मिक्स वाले मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं, तो 34 कलर्स के साथ मैंने स्टार्ट तो किया। अब नया ब्रांड देख के जो मुझे थोड़े बहुत लोग जानते थे, इतनी फॉलोइंग तो थी नहीं मेरी, तो जितने भी आते थे मुझे कुछ 10-15 जितने लॉन्च पे ऑर्डर्स आए होंगे, उसके बाद एक थोड़ा सा ड्रॉप आया कि ऑब्वियसली जब वो लोग और डालेंगे या वो आर्टिस्ट खुद अपना फीडबैक डालेगा और उनके फॉलोअर्स देखेंगे, उसमें एक टाइम लगता है। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक इवेंट हो रहा था दार्जिलिंग में, तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, IAW ने किया था ऑर्गेनाइज, एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे एक स्पेस दिया, उनके कुछ 80 to 100 आर्टिस्ट आने वाले थे ऑल ओवर द वर्ल्ड से, तो वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने आर्टिस्ट के सामने खड़े रह के मैंने देखा था, एंड उस समय मुझे एक ये चीज स्ट्राइक हुई कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो एक एज मिलता है आपको एज एन आर्टिस्ट, तो मैं वहां बेचने नहीं गई थी, मतलब जो कोई सेल्स पर्सन होता है ना, कोई अपना आर्ट मटेरियल कोई बेचता है, तो उसको होता है कि आर्टिस्ट खूब सारा मुझसे ले जाए, ये भी ले जाए, वो भी ले जाए, वो भी ले जाए, पर मैं क्या करती थी, मैं अब भी यही करती हूँ, अगर कोई एग्जीबिशन में जाती हूँ तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि आपसे मैं पूछूं, जैसे आप कौन सा पेंटिंग करते हैं, आप क्या पेंट करना चाहते हैं, अच्छा आप ऑलरेडी कौन से कलर्स यूज कर रहे हैं, उनके अलावा कोई मेरे पास कलर होगा जो आपके पेंटिंग में आपको हेल्प करेगा, मैं वही सेल करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा पैलेट सेल करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है, नॉर्मल रेंज से, हमारे इंडियन ब्रांड से थोड़ा तो एक्सपेंसिव सबको लगता है, नया लगता है, तो स्टूडेंट्स जल्दी लेते भी नहीं है, आर्टिस्ट कोशिश करते हैं कि ले लें, तो आर्टिस्ट भी अपने ब्रांड में सेट होते हैं, तो नए ब्रांड को इनकॉर्पोरेट करना अपने पैलेट में वो थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। सही। तो इसीलिए फिर मैंने वहां से खुद ही रियलाइज किया कि नहीं, मेरे को सब नहीं बेचना है, मैं थोड़ा थोड़ा बेचूंगी चलेगा, बट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव। तो वहां पे भी 3 दिन का शायद हमारा एग्जीबिशन था, फर्स्ट 2 दिन तो मुझे अच्छे से याद है, ज्यादा लोग आए भी नहीं थे हमारे स्टॉल पे, एक हमारा ही ब्रांड का स्टॉल था, फिर भी लोग इतना नहीं आ रहे थे क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डेमोज चल रहे थे। थर्ड डे अमित कपूर सर हैं, वो बहुत ही बड़े वाटर कलर आर्टिस्ट हैं, उनका नाम बहुत है इंडिया में, तो वो भी आए हुए थे एज अ गेस्ट, उन्होंने, उनको क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा तुमने बनाए हैं तो मैं एक ट्राई करता हूँ, तो लास्ट डे उन्होंने कुछ 10-10:30 बजे उन्होंने एक डेमो, मतलब वहीं खड़े खड़े मेरे कलर्स यूज करके उन्होंने पेंटिंग बनाई, एंड ही गेव अ रिव्यू कि नहीं बहुत अच्छा है। उसके बाद लास्ट डे मेरा सेल उठा है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को जब लग गया कि उसने इतने ब्रांड्स यूज किए हुए हैं और उसके बाद वो कह रहा है कि नहीं ये ब्रांड अच्छे हैं, उसके बाद लोगों ने लेना शुरू किया, तो ये तो होता है। उसके बाद मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाके एग्जीबिशन कोशिश करती थी, मुंबई में मैंने लगाया, और फिर अहमदाबाद में लगाया, दिल्ली गई थी, वाराणसी गई थी, तो मैं बहुत
प्रोडक्ट इधर उधर लेके गई हूँ ताकि एटलीस्ट ब्रांड दिखे लोगों में, क्योंकि रिटेलर्स इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर रहे हैं नए ब्रांड को। तो मुझे लगा कि भाई मुझे ही करना पड़ेगा कुछ। तो फिर ऐसे अलग अलग शहर में जाके ऑब्वियसली रिजेक्शंस तो होते ही हैं, लोग बोलते हैं कि एक्सपेंसिव है, हमें नहीं चाहिए, या तो लोगों को इतना पसंद आता है, पर कभी कभी किसी का स्टूडेंट होते हैं तो इतना बजट भी नहीं होता है। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, आप दो ट्यूब भी लेके जाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज उससे क्या होगा ना, आप ब्रांड एटलीस्ट याद रखोगे अपने पास, आपके पास एक ट्यूब है और वो कलर है और मैंने वहां से खरीदा था और मैं फाउंडर से खुद मिला था या मिली थी। तो ये एक कनेक्ट बैठाने के लिए फिर मैं अलग अलग एग्जीबिशन से जाने लगी। कोई किसी ने आपको रिजेक्ट किया होगा कि नहीं ये बकवास है? कोई रिजेक्शंस तो अभी भी आते हैं ना, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी भी रिटेल शॉप्स पे तो एक आधा रिटेल शॉप पे गया है मेरा मटेरियल, अदरवाइज अभी भी सबको रिजेक्शन तो है ही कि हम कैसे रख लें, वो ब्रांड पे इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। फिर लड़की देख के भी उनको लगता है कि बिजनेस समझ आता है कि नहीं आता है। वो ये ऑब्वियसली रियलाइज नहीं कर पाते होंगे कि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। अगर मुझे भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे पेरेंट्स इतना हेल्प करते हैं, मदर फादर को इतना 35-40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो आपको आपको रिटेल मतलब अब जब भी वैसे जब बिजनेस में जाते हो तो इस तरह का फेस करना पड़ता है कि लड़की है इसके लिए अलग तरह से बात करो? मैं ऐसा सोचती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मार्केट में जाके आपको थोड़ा तो समझ आता है। अच्छा। कि लोग करते हैं कि मुझे एक ने ये सवाल पूछा था कि अच्छा आपसे हम काम कंटिन्यू करें ना, मैंने कहा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि काम कंटिन्यू करें कि नहीं, बोलते नहीं शादी के बाद आप बंद तो नहीं कर देंगे बिजनेस। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि इतनी मेहनत से अगर मैंने कुछ खड़ा किया है, जस्ट बिकॉज शादी हो जाएगी तो बिजनेस बंद थोड़ी हो जाएगा। ये सवाल मुझे नहीं लगता किसी लड़के से किसी ने पूछा होगा, पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा ये चीज। लड़की देख के पहले पूछ रहे हैं कि भाई आप बंद तो नहीं कर दोगे। एक बार ऐसे भी हुआ था कि पेपर वर्ल्ड में मैं एग्जीबिशन लगाती रहती हूँ। पेपर वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म है जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, जब खुद के ब्रांड्स है, इंडिया में होता है, दिल्ली मुंबई दोनों जगह होता है। तो मैं 2 साल से वहां पे लगा रही हूँ। वहां पे इट इज एन एग्जीबिशन स्पेशली फॉर B2B कस्टमर्स, राइट, रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी आते हैं। तो 2 साल से मैं वहां पे लगा रही हूँ अपना स्टॉल। वहां पे मुझे एक रिटेलर मिले थे एंड ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड, क्योंकि बहुत मुझे अच्छे रिव्यूज बहुत आए हैं अलग अलग एक्सपीरियंस आर्टिस्ट से। तो वो चाह रहे थे कि हमारे पास भी हो आपका ब्रांड। वो बोल रहे थे कि हमारे पास सारे प्रीमियम प्रोडक्ट, वो सारे इम्पोर्टेड ब्रांड्स रखते होंगे अपने पास, तो बोल रहे थे कि हमें आपका भी ब्रांड रखना है। तो मैं खुश हो गई, चलो एक रिटेलर तो सामने से बोल रहा है, मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है इतना, वो समझ रहा है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो 1-2 महीने बाद उनका फॉलो अप आया। फिर उसके बाद वो बात ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत ही बड़ा ऑर्डर देंगे। फिर जैसे देखा कि ऑर्डर बात करते करते ही कम होता चला गया। फिर वो कुछ बहुत ही 4 या 5,000 का ऑर्डर उन्होंने बनाया था। एंड उसमें भी वो कह रहे हैं, वो एक बात है ना, वो लड़की देख के वो समझते हैं कि आपको नहीं आता है बिजनेस। वो उसमें कह रहे हैं कि मुझे क्रेडिट दीजिए। मैं कहा मैं क्रेडिट में काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले काम करती हूँ, मैं पेमेंट्स के लिए इधर उधर नहीं भाग सकती। आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप पेमेंट करके प्रोडक्ट ले लीजिए मुझसे। तो कुछ 5,000 ही था उसका अमाउंट। तो वो और नेगोशिएट करने लगे कि मैं आपको हाफ पेमेंट कर देता हूँ, हाफ पेमेंट मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। तो मतलब पूरा क्रेडिट नहीं हुआ, हाफ क्रेडिट हुआ। तो मुझे लगा कि 5,000 में ये बंदा उसको भी ढाई ढाई करके कर रहा है, तो क्या मतलब। मैंने फिर उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं आपसे बिजनेस नहीं कर सकती, ये इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। हाँ, लैक्स में होता, 50,000 40,000 होता तो मैं समझती ये चीज, पर ये इतना 5,000 के लिए और 2,500 के लिए मैं फॉलो अप नहीं ले सकती। और पूरा दिन फिर मैं रिग्रेट करती रही कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, गलत तो नहीं किया। घर आके मम्मी को पूछ रही हूँ कि कुछ तो मैंने ऐसे जवाब दिया ठीक है, तो मम्मी बोल रही नहीं नहीं ठीक है, तुमने ठीक सोचा है। ये जो दिमाग में चलती रहते हैं क्वेश्चंस वगैरह, वो सब चलते रहे रात को। अब चलती है दिमाग में, आपने इतनी मेहनत से प्रोडक्ट बनाया है और इतनी मुश्किल से कोई रिटेलर
आपके हाथ आ रहा था और उसके बाद लास्ट में ये हो जाए, तो आप फिर और सोचते रहते हो। तो पूरी रात मुझे यही दिमाग में चलता रहा। सुबह जब मैं उठी तो मैंने एक नोटिफिकेशन देखा, मेरे वेबसाइट पे ऑर्डर आया था उसी दिन। इट वाज वर्थ ऑफ ₹30,000। एक आर्टिस्ट ने, इंडियन आर्टिस्ट ही है वो, उन्होंने अपने लिए 30,000 का प्रोडक्ट मेरे वेबसाइट से खरीदा। हाँ, उस दिन इतना कॉन्फिडेंस मिला कि जिसको आपका वर्थ, आपके प्रोडक्ट का वर्थ नहीं समझ आ रहा ना, उसको फिर छोड़ते चले जाना चाहिए। राइट, क्योंकि राइट। जिसको आपका प्रोडक्ट की जरूरत है वो आंख बंद करके लेगा ही आपका प्रोडक्ट। तो वो एक, आप अपने आप को डाउट करते हो एंड उसके बाद से एक आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि नहीं आप सही जा रहे हो। राइट। तो वो एक इंडिकेशन भी अगले दिन ही मिल गया, तो आई न्यू के नहीं भाई ठीक है, बात ठीक जा रही हूँ मैं, ठीक डिसीजन लिया था। वो भगवान की तरफ से एक इशारा था इशारा जाता है, कि राइट। नहीं तुम ठीक हो। हम जो हाँ, डाउट्स कर रहे थे वो मेरे सारे डाउट्स उन्होंने एक ऑर्डर से मिटा दिए थे। सो तो नाइस, अभी सो भी नाइस। मुझे ऐसा है कि ठीक है स्लो ग्रोथ है, पर मुझे स्लो ग्रोथ चलेगा। आई डोंट वांट के मतलब कोई मैं इन्वेस्टर से पैसे ले लूं खूब सारे और मैं बड़ा कर दूं और मैं खूब स्टाफ कर दूं। मुझे वो जंप भी नहीं करना है। आई वांट कि ये धीरे धीरे ही ग्रो हो। लकीली ऐसा भी प्रेशर नहीं है कि घर पे आपको पैसे देने हैं, वो प्रेशर अभी तक है नहीं। तो जितना भी मैंने इन्वेस्ट भी जो किया है, तो मेरी जो सैलरी आती थी उन्हीं पैसों से इन्वेस्ट करती थी मैं, कि भाई मेरे को अभी इतना इनवॉइस है तो सैलरी में से 2-3 महीने का बचा के देन आई यूज टू परचेज। तो मैंने खरीदा भी वैसा ही है जोड़ जोड़ के, और मैं ग्रो भी इस चीज को वैसे ही जोड़ जोड़ के करना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर दो या बहुत ही ज्यादा खर्चा कर दो, वो सब मुझे समझ नहीं आता है। वो उस तरीके से थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड है। अब हमें ना आपका प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे, तो राइट फ्रॉम जो आप जैसे पिगमेंट्स बनाते हैं, तो हम्म। एक थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं कि आपने किस तरह से सोर्स करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए हमको। वाटर कलर्स एक्चुअली एक गम अरेबिक नाम के गम से बनता है, नेचुरल गम अवेलेबल होता है। उसको पहले पानी में सोक किया जाता है और उसमें खूब मतलब अपने हिसाब से उसमें एडिटिव्स डालते हैं। थिकनिंग एजेंट नहीं होता है उसमें, मैं कोई थिकनिंग एजेंट यूज नहीं करती। हमारे वाटर कलर्स प्योर पिगमेंट से बने होते हैं। तो जो जितना भी थिक होता है ट्यूब के अंदर, आपको जो थिक वाटर ऐसे ट्यूब से निकलता हुआ जो हम्म। कलर होता है, दैट थिकनेस इज ऑल पिगमेंट। ओके। तो एक बेस बनता है गम अरेबिक और पानी से, और उसमें थोड़ा बहुत लूमिनस बनाने के लिए उसको हनी वगैरह डालते हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव थोड़ा सा यूज होता है क्योंकि नेचुरल चीज है, तो वो मोल्ड पकड़ सकता है उस। तो वो हम सारे केमिकल्स मिला के एक बेस बनाते हैं एंड फिर वो जो रॉ पिगमेंट होता है वो सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होता है। तो उसको फिर मिक्स करके हमें रखना पड़ता है एंड वो ट्रिपल रोलर मशीन में चलता है। ट्रिपल रोलर मशीन काफी कॉमन होती है। वो एक्चुअली मुझे, आई वाज लकी, मुझे खरीदनी भी नहीं पड़ी थी, मेरे फादर के पास थी वो ऑलरेडी। हाँ। तो उसमें फिर चर्न करना सीखा। उसमें भी ना बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कोई कोई कलर अगर ज्यादा चल जाए या मशीन हीट अप हो जाए तो शेड का कलर चेंज हो जाता है। तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता था। तो जो सॉलिड फॉर्म है पिगमेंट का, हाँ। वो धीरे धीरे टूटता है ट्रिपल रोलर में। ओके। डिपेंड करता है, पिगमेंट टू पिगमेंट भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ पिगमेंट बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाते हैं और कुछ कुछ पिगमेंट बहुत ही मोटे होते हैं, तो उनको या तो 1-2 दिन भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है पिगमेंट पे। तो लेकिन वो उस पे चलता है एंड वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म का मटेरियल तैयार होता है, वो हमारा एंड प्रोडक्ट है। ओके। फिर उसकी मैं फिलिंग, हैंड फिलिंग, मैनुअल फिलिंग होती है हमारे यहाँ, और वो फिर ट्यूब्स में फिल होती है लेबल लग के। तो आप पिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो पिगमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये लाइक व्हाट आर दीज वेरियस पिगमेंट्स, या वो कैसे सोर्स होता है, वो कहाँ से आते हैं पिगमेंट्स? इंडिया में बहुत सारी कंपनीज पिगमेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। पिगमेंट आपके बहुत सारी चीज़ों में लगते हैं, जैसे कलर कॉस्मेटिक्स में तो लगते हैं। हाँ। हर चीज़ में पिगमेंट यूज होता है। जैसे कोई भी प्लास्टिक का भी आपने कुछ भी लिया, उसमें जो कलरेंट भी ऐड हो रहा है वो पिगमेंट ही किसी चीज में मिक्स करके और वो सब करके प्रोसेस करके ओके। एंड प्रोडक्ट जो होता है वो पिगमेंट को कैसे यूज किया जाता है वो अलग चीज है। पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में काफी है।
जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं उनसे सोर्स करती हूँ। उनके सारे पिगमेंट्स ज़्यादातर मैं ट्राई करती हूँ कि लाइट फास्टनेस हो, मतलब आपकी जैसे पेंटिंग है, आप चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट कि आपकी पेंटिंग काफी सालों तक लास्ट करे एग्जैक्टली। एंड वो पिगमेंट का कलर भी चेंज ना हो। तो ऐसे पिगमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं और उनका ना लाइट फास्टनेस रेटिंग लोग देखते हैं, 7 या 8 होगा ना उसका लाइट फास्टनेस, ब्लू वेल स्केल पे होता है वो। तो अगर वो इतना 7 to 8 हो तो वो आप यूज कर सकते हो। तो मेरे ज्यादातर शेड्स जो हैं वो 7 to 8 लाइट फास्टनेस के ही हैं। ओके। एंड हर एक पिगमेंट, दो टाइप का मेन पिगमेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ये अलग तरीके से बनते हैं। हर पिगमेंट बेस के साथ अलग रिएक्ट करता है। हर पिगमेंट क्योंकि अपना अलग अलग केमिकल कंपोनेंट से बना होता है वो, या तो नेचुरल भी होते हैं कुछ कुछ पिगमेंट। तो वो कैसे बिहेव करता है वो एज एन आर्टिस्ट आप समझ भी सकते हैं। कुछ कुछ पिगमेंट काफी हैवी होते हैं। हैवी मतलब बनाने में भी मुझे हैवी लग रहे हैं, यूज करने में भी हैवी लगते हैं। वो ग्रैनुलेटिंग कलर्स होते हैं। ओके। तो वो ग्रैनुलेशन आपको अदर मीडियम्स में नहीं दिखेगा, वाटर कलर्स में बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा वो चीज। आप खूब सारा अगर पानी मिलाते हैं ना तो वो ग्रैन्यूल्स में इफेक्ट देता है वो। राइट। तो बिना किसी कोशिश से वो पानी मिला के वो ग्रैनुलेशन उसका दिखने लगता है। ओके। फिर कुछ कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्टेनिंग होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो पिगमेंट की अपनी एक खूबी है। तो आर्टिस्ट में मेरा ये सजेशन है आर्टिस्ट को कि उनको ना सारे कलर्स एटलीस्ट एक बार ट्राई करने चाहिए। और क्योंकि आपके स्टाइल में कैसे सूट हो रहा है, हाँ। आपको स्टेनिंग कलर पसंद आ रहा है या आपसे मिस्टेक हो गया आपको उसको हटाना है, या आपको ग्रैनुलेशन कलर पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि वो कैसा इफेक्ट दे रहा है, तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए आपकी स्टाइल को क्या सूट करता है। उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप अपना पैलेट बनाइए उसके बाद। जैसे स्टेनिंग पिगमेंट्स हो गए जो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, हेवी हो गए जो ग्रैनुलेटिंग होते हैं, कुछ कुछ वाइट बेस्ड भी होते हैं, कुछ कुछ वाइट बेस्ड में मतलब जैसे ये हो गया, ये रॉयल ब्लू कलर है, इसमें हाँ। मैंने वाइट डाला है। तो ओके। ये पेपर पे कैसे बिहेव करता है वो अलग आता है। ओके। कुछ कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं वो काफी ओपेक होते हैं। तो आपको उसको और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में अगर यूज करना है तो आप उसमें और पानी मिलाएंगे। तो हर एक पिगमेंट की अपनी एक खूबी है। अगर आपके वो स्टाइल को सूट करती है तो वो आपको पक्का खरीदना चाहिए। अगर आपको नहीं सूट करता, ऑब्वियसली देयर आर मेनी ऑप्शंस कि आप कौन सा शेड चूज कर सकते हैं। तो आपके फेवरेट कलर्स कौन से, फेवरेट पिगमेंट्स कौन से हैं, या आपको क्या काम करना ज़्यादा पसंद आता है, किस तरह का आर्ट करना ज़्यादा पसंद आता है? ग्रैनुलेटिंग वाले तो बहुत ही पसंद है। मैं मुझे ये देखना पसंद है उसमें। ग्रैनुलेटिंग मेरे पास मेनली एक है, ऑक्साइड ब्लैक। उसका हमारा प्रोडक्ट कोड है W801। तो जब उसमें आप बहुत सारा पानी यूज करते हैं तो बहुत अच्छा सुंदर सा ग्रैनुलेशन होता है, ब्लैक कलर का है वो। और वो मेरा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी है। तो मुझे मेनली ये पसंद है कि आर्टिस्ट उसको किस तरीके से यूज करता है। मैं अपने आप को इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं मानती हूँ, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। तो मैं अपने आप को तो वो नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट उस चीज को, एक प्रोडक्ट को अपने आर्टवर्क में इतने सुंदर तरीके से जो प्रेजेंट करता है, मुझे वो एक्चुअली देखना पसंद है। मेरे वाटर कलर्स वो कैसे यूज कर रहे हैं अपने आर्टवर्क में और किस इफेक्ट में क्या पिगमेंट कैसे यूज कर रहे हैं, वो देखना और वो सीखना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ओके। मुझे मेनली लैंडस्केप्स पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। जब आप एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, अगर वेट ऑन वेट, इसमें अलग अलग हाँ, टेक्निक्स हाँ, होते हैं। हाँ। जब आप पेपर पे पानी लगा के जब उस पर पिगमेंट आप छोड़ते हैं, वो जिस तरीके से फ्लो करता है ना, वो जब आप एकदम माइंडफुली उसको ऑब्जर्व करें तो वो इतना मेंटली पीस देने वाली चीज है वो। आपको लेकिन उसको कॉन्सेंट्रेट करके महसूस करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या हम कर रहे हैं और कैसा इफेक्ट दे रहा है। उस प्रेजेंट मूवमेंट में रहना मुझे बहुत पसंद है। तो एक पेंटिंग मेरे लिए एक एस्केप है कि मतलब दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या करो, आप पेंट कर लो। एंड द इजीएस्ट फॉर मी इज अ लैंडस्केप। मतलब आपने खूब सारा पानी लगाया एंड देन यू
क्रिएट सम स्ट्रोक्स, वो स्काई बन जाता है, फिर नीचे ग्राउंड बन जाता है। तो वो कलर्स, ब्लू, ब्राइट ग्रीन्स, मुझे ये रिफ्रेशिंग कलर्स पेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो वेट कीजिए, सेगमेंट के एंड में शी विल डेमोन्स्ट्रेट ऑन हर स्किल्स ऑफ ग्रैन्युलेटिंग एंड कलर्स कैसे एक्सप्लोड हो रहे हैं। तो जस्ट वेट फॉर द एंड सेगमेंट, तो we'll take that demonstration there. श्योर। Right. तो अपार्ट फ्रॉम द कलर्स, आपके और क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं? मेन फोकस मेरा हमेशा से वाटर कलर्स की तरफ ही रहा है। तो क्योंकि एक अभी भी एक ग्रोइंग मार्केट मुझे लगता है, तो वाटर कलर्स में हमारे पास कुछ 72 कलर्स हैं अभी हमारे पूरे रेंज में। वाटर कलर्स हमारे मेनली ट्यूब्स में आते हैं, 15 ml ट्यूब्स। हमारे पास एक 5 ml ट्यूब का एक सेट है, और हमारे पास पैन्स है, ये इसको वाटर कलर पैन बोला जाता है। तो नॉर्मली ये लोग पैलेट आर्टिस्ट इसको पैलेट में रख के इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। Okay. इसको वाटर कलर पैन बोलते हैं। इसमें कुछ हमारे पास 28 कलर्स हैं। हमारे पास स्केच बुक्स हैं, वाटर कलर स्केच बुक्स। उसके पेपर्स 100% कॉटन है, जो कि वाटर कलर्स के लिए बहुत ही नेसेसरी है। 220 GSM का पेपर है, बट इट्स सफिशिएंट। स्केच बुक के लिए इतना GSM का पेपर सफिशिएंट होता है। Okay. हमारे पास वाटर कलर ब्रशेस हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं उसके, और ये वीगन ब्रशेस हैं। पोनी इमिटेशन ब्रश है, तो रियल हेयर नहीं है, पोनी हेयर नहीं है, इट्स एन इमिटेशन। और लेकिन वो बहुत सॉफ्ट हैं और वो बहुत पानी सोख करते हैं। तो वाटर कलर आर्टिस्ट के लिए दिमाग में रख के ही वैसे प्रोडक्ट्स मैंने क्यूरेट किए हैं। Okay. ताकि उनके जर्नी में उनको आसानी हो, एंड काफ़ी अफोर्डेबल रेंज है हमारी। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, कंपेयर करें बाकी अदर ब्रांड से, हमारे काफ़ी लो रेंज पे हैं, एंड फॉर द क्वालिटी मुझे लगता है प्राइसेस जस्टिफाइड भी हैं। तो ये सारे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि आप आउटसोर्स भी करके कुछ चीजें मंगाते नहीं, हैं? कलर्स ही मेनली मैन्युफैक्चर करते हैं हम, ट्यूब्स वाले और पैन्स वाले। स्केचबुक पेपर मैं कहीं से सोर्स करती हूँ, हैंडमेड पेपर है ये, इंडियन ही है। और स्केचबुक मैंने खुद ब्रांड अपने हिसाब से बनवाई है, एंड ब्रशेस भी मैंने बनवाए हैं। ये आउटसोर्स होते हैं, ये हमारे यहाँ पे सेटअप में अवेलेबल नहीं है। तो आपने अपना भी बात किया कि वीगन ब्रशेस हैं जी, कि जी, जी। आर्टिफिशियल पोनी हाँ। के वो हैं। तो आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबिलिटी, इस पे भी आप ध्यान देते हैं? इसमें ना जो पेंट्स होते हैं उसमें हमें कंपल्सरीली इस पे टेस्ट कराना होता है प्रोडक्ट को, ताकि मतलब अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो उसमें एक CE सर्टिफिकेशन होता है, EN71। ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। तो हमारे जितने भी कलर्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सब EN सर्टिफाइड ही है। Okay. 71। तो उसमें ये प्रूव करता है, वो लोग कुछ टेस्ट रन करते हैं, केमिकल्स ज़्यादा वो तो नहीं है, आपको हेजार्डियस केमिकल्स तो कुछ है नहीं। कुछ कुछ पिगमेंट होते हैं, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये नेचुरली मिलते हैं और बहुत ही ये टॉक्सिक होते हैं नेचर में। Okay. तो हम वैसे पिगमेंट्स यूज ही नहीं करते, बिकॉज जब हम लोग मशीन वगैरह धोते हैं सब, तो फिर वो सारा पानी फिर एनवायरमेंट में जाने का चांस रहता है। Right. तो आर्टिस्ट तो एक थोड़ा सा ही पिगमेंट यूज कर रहा है, उसके यूज करने से इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट आप अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे उसको देखो, तो हम काफी ज्यादा पेंट बनाते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू से अवॉइड ही किया है कि मैं ऐसे टॉक्सिक पिगमेंट्स ना यूज करूं। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके ब्लेंड्स बना लूं। जैसे कोबाल्ट ग्रीन एक पिगमेंट आता है, वो टॉक्सिक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट मैंने कोबाल्ट ग्रीन ह्यू बनाया है। ह्यू मतलब वो सिमिलर दिखता है, हाँ। पर वो पेंट वैसा नहीं है, बट आपको शेड वैसा मिल जाएगा। कोबाल्ट ब्लू है मेरे पास, वो भी सेम ऐसा ही है। मैंने प्योर पिगमेंट यूज ही नहीं किया है, उसका जस्ट वैसा दिखता हुआ सिमिलर कलर मैंने शेड बनाया है स्पेशली। 2-3 अलग अलग पिगमेंट्स मिक्स करके एक कोई कोई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर शेड पसंद होता है और उनको वही शेड चाहिए होता है। तो उस चक्कर में मैंने उसको यू के फॉर्म में बना के दिया है। एंड हमारे पास दो 15 ml के सेट्स भी हैं। एक सेट हमारा स्पेशली ग्रैनुलेटिंग कलर्स का है और दूसरा हमारा ग्रे वाटर कलर्स का है। उसमें सारे अलग अलग ग्रे शेड्स बनाए हैं। तो ग्रे शेड्स भी हमारे बहुत चल रहे हैं अभी, आर्टिस्ट पसंद कर रहे हैं ग्रे शेड्स।
ओके। ऑब्वियसली जो दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलता है और उनको कुछ अलग दिखता है तो वो जल्दी बाय करते हैं हमसे। तो आपके थोड़ा सा आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं और कुछ मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहें। फ्यूचर प्लान्स के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं 2-4 प्रोडक्ट्स और अपनी लाइन में ऐड करूँ, और इतना ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकती, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्रोडक्शन भी मैं ही देखती हूँ और रिसर्च वगैरह भी मैं ही करती हूँ खुद, तो उसमें टाइम जाएगा। पर मैं चाह रही हूँ कि 1-2 अलग और डिफरेंट प्रोडक्ट्स, नॉट वाटर कलर्स, एक्रिलिक्स नहीं, एक कुछ अलग प्रोडक्ट बने, तो वैसा कुछ लाने का ट्राई कर रही हूँ। इसी को सेल वाइज ग्रोथ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर रिटेल शॉप पे एटलीस्ट एक्वाटोन दिखे आर्टिस्ट को, और हमारे वैसे एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं प्रोडक्ट, तो मैं चाह रही वाह। हूँ कि और भी कंट्रीज ट्राई करें हमारा प्रोडक्ट। व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में आर्ट को इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए किसी भी फॉर्म में। आपको फोटोग्राफी पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, कोई भी टाइप का, स्पेशली फोटोग्राफी और पेंटिंग के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ना अपने आसपास को ऑब्जर्व बहुत अच्छा करने लगते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन जो हर एक चीज का, अच्छा किसी चीज पे धूप पड़ रही है, किस एंगल से पड़ रही है, किस एंगल से उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, का शेडो आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, आप बहुत छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व देखना करने शुरू लगते हैं। करते हैं, तो राइट। जब आप माइंडफुल होते हैं ना उन चीजों को लेके, आप प्रेजेंट में रहना शुरू करते हैं। आपके दिमाग में जो थॉट्स होते हैं वो आपके थॉट्स जो, या तो आप पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं, आप हाँ यही सब सोचते हैं कि हम हाँ। क्या करेंगे या क्या कर चुके हैं। लेकिन वो लिविंग इन द मोमेंट का जो एक ब्रेक मिलता है ना, वो राइट। मुझे लगता है आर्ट के ऑब्जर्वेशन से ही आता है। तो वो बहुत जरूरी है किसी के भी लाइफ के लिए, एक प्रेजेंट में रहना, जैसे हम बात करते ही हैं, तो वो उसके लिए बहुत हेल्प करता है मेरे हिसाब से आर्ट। तो किसी भी फॉर्म में, मैं ये नहीं बोलती कि आप वाटर कलर्स चूज करो या आप एक्रिलिक्स, आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। किसी को भी एटलीस्ट अपने दिन का 15 से 20 मिनट तो आर्ट की तरफ रखना ही चाहिए, अपना एक स्लॉट, ताकि वो अपने आप के मतलब एक ये जर्नलिंग जैसा ही हो जाता है। अब जैसे जर्नलिंग में अपने थॉट्स लिखते हैं, हाँ हाँ पर हर हाँ। समय आप अपने थॉट्स के साथ रह नहीं सकते मेरे हिसाब से। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो उस थॉट प्रोसेस को थोड़ा ब्रेक देने के लिए मेरे हिसाब से आर्ट एक बहुत ही अच्छा गेट अवे बोल ब्यूटीफुल, सकते हैं। वेरी नाइस। तो आप तो बोल रहे थे कि मेरे पास तो बोलने की ज्यादा कुछ नहीं है, इतना प्यारा सा बोल दिया आपने। सो नाइस, सो नाइस, थैंक सो यू। नाइस। आई एम सो हैप्पी कि आज आपके पास साथ में मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आपने टाइम निकाल के उमरगांव से यहाँ पे आए, ट्रैफिक से लड़ाई की आपने। रियली हैप्पी कि आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। All my best wishes for you, for Aquatone to grow leaps and bounds. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। एक्वाटोन के कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे हैं। सारे आर्टिस्ट और यूज़र्स से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कलर्स यूज़ करें, देखिए। जिसको ये कलर्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में उनके सारी डिटेल्स डाल दूँगा। और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन से आर्टिस्ट या किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहें तो आप हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे उनको आमंत्रित करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।